नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 मार्च 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। देखो, जो द हिंदू का ई पेपर है ना, वो डाउनलोड होने में दिक्कत हो रही है। इस वजह से हमारे स्लाइड्स में वो पेज होता है ना जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, इसलिए स्लाइड्स में वो स्लाइड गायब है। तो वैसे आज 3 इश्यूज हमें डिस्कस करने हैं। पहला इशू हम डिस्कस करेंगे म्यांमार से आए रिफ्यूजीज के बारे में, इंडिया की पोजीशन से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे दिल्ली गवर्नेंस से संबंधित जो बिल आया है। एक और आर्टिकल आया है, वो भी अच्छा है, टाइमलाइन वाला, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर पे यूएसए के जो डिफेंस मिनिस्टर इंडिया की यात्रा पर आए थे, उस विजिट की आउटकम से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, क्वेश्चन देखो एक एथिकल डायलेमा से संबंधित है। एक चीज आपको पता है जिससे संबंधित आज का आर्टिकल भी है, इंडिया देखो हमेशा से बाहर से जब रिफ्यूजीज आए हैं तो इंडिया ने उनको शरण दी है। जैसे दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स आए 1971 में, बहुत सारे लोग बांग्लादेश से इंडिया में आए अपनी जान बचाने के लिए। तो कहने का मतलब है कि इंडिया ने हमेशा से रिफ्यूजीज को शरण दी है, उनका ख्याल रखा है। लेकिन म्यांमार से जो रोहिंग्याज भागकर अपनी जान बचाकर अगर इंडिया में आते हैं, तो आपको क्या लगता है बाकी केसेस की तरह उनको भी इंडिया को शरण देनी चाहिए, या फिर ये मामला अलग है, इस केस में इंडिया को एक अलग अप्रोच अपनानी चाहिए? ये आपको बताना है, क्योंकि ये एथिकल डायलेमा है। ज़्यादातर जो आर्टिकल्स आते हैं वो यही आते हैं। आज का जो आर्टिकल है वो भी यही है कि इंडिया को प्रिंसिपल ऑफ रिफॉल्वमेंट का पालन करना चाहिए। ये जानेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ रिफॉल्वमेंट है क्या। फिलहाल आपको क्वेश्चन का आंसर ये देना है, क्या रोहिंग्या रिफ्यूजीज को इंडिया को शरण देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, म्यांमार से इंडिया में आए रिफ्यूजीज के बारे में भारत सरकार की पोजीशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक्स की। रिफ्यूजी टर्म का मतलब क्या होता है? देखो, रिफ्यूजी वो पर्सन होता है जो अपने देश से बाहर, जहाँ पे उसका हैबिचुअल रेजिडेंस है, वहाँ से अलग किसी दूसरे देश में, फॉर एग्जांपल म्यांमार का कोई नागरिक है, वो इंडिया में आ गया है, वापस म्यांमार नहीं जाना चाहता वो, क्योंकि उसको डर है या तो वहाँ की सरकार उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगी, या फिर वहाँ पे उसका परसिक्यूशन हो सकता है कुछ कारणों की वजह से, इसलिए कि वो पर्टिकुलर रेस का है, इसलिए कि वो पर्टिकुलर धर्म का है, पर्टिकुलर नेशनैलिटी का है, या फिर उसका संबंध किसी सोशल ग्रुप से है। सिर्फ इस वजह से उसका परसिक्यूशन हो सकता है उसके पेरेंट कंट्री में जहाँ का वो है। परसिक्यूशन मतलब उस पर अत्याचार हो सकता है, जुल्म हो सकता है, तो वो पर्सन रिफ्यूजी है। समझ गए ना? कोई पर्सन म्यांमार का है लेकिन वो इंडिया में आ गया है, वापस म्यांमार नहीं जाना चाहता है और वहाँ की गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन नहीं अवेल करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है म्यांमार की गवर्नमेंट उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगी और म्यांमार वापस जाने पर उस पर अत्याचार हो सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो किसी रेस, किसी धर्म, किसी सोशल ग्रुप से संबंध रखता है, तो वो पर्सन है रिफ्यूजी। इसके बाद देखो, एक प्रिंसिपल के बारे में हम जानते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिफॉल्वमेंट। इस प्रिंसिपल में क्या होता है, मान लीजिए इंडिया में रिफ्यूजीज आए हैं, तो इंडिया उन रिफ्यूजीज को वापस उनके देश नहीं भेजेगा अगर वहां पे उनके परसिक्यूशन का डर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखो रोहिंग्याज भागकर इंडिया में आए हैं और रोहिंग्याज वापस म्यांमार में जाना नहीं चाहते क्योंकि उनको डर लगता है वहाँ पे अब मिलिट्री कू हो चुका है और अगर वो वापस जाते हैं तो उन पे अत्याचार हो सकता है, तो इस प्रिंसिपल का पालन करते हुए इंडिया उनको वापस नहीं भेज सकता। अगर इंडिया उनको वापस भेजता है म्यांमार में जहां उनके प्रोसिक्यूशन का डर है, तो मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ रिफॉल्वमेंट का उल्लंघन है। तो ये हमने बात की प्रिंसिपल ऑफ रिफॉल्वमेंट की। कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए 1951 में एक कन्वेंशन आई थी, यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन। देखो, जब 1951 में ये कन्वेंशन आई थी तो ये कन्वेंशन सिर्फ 1951 से पहले की घटनाओं के लिए थी, और वो भी सिर्फ यूरोपियंस के लिए। मतलब 1951 से पहले कुछ वायलेंस हुआ है किसी देश में, कुछ गलत घटित हुआ है और यूरोपियन लोग उससे पीड़ित हुए हैं, वो किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो फिर वापस उनको उनके
होम होम कंट्री में नहीं भेजा जाएगा जहां पे उनके प्रोसिक्यूशन का डर है। तो ध्यान दीजिएगा 1951 में शुरुआत में जब ये कन्वेंशन आई थी तो ये सिर्फ 1951 से पहले की घटनाओं के लिए थी और सिर्फ यूरोपियंस के लिए थी। लेकिन 1967 में एक प्रोटोकॉल आता है इस कन्वेंशन से संबंधित, और 1967 के प्रोटोकॉल ने रिस्ट्रिक्शंस हटा दी। पहले ये कन्वेंशन सिर्फ यूरोपियंस के लिए थी, अब सबके लिए हो गई। दूसरा, पहले सिर्फ ये 1951 से पहले की घटनाओं के लिए थी, लेकिन ये जो टाइम वाली कंडीशन थी ये भी हटा दी गई 1967 के प्रोटोकॉल में। सिंपल भाषा में बात करें, इस 1967 के प्रोटोकॉल ने 1951 की यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन को कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया, रिस्ट्रिक्शंस हट गई। 20 जनवरी 2020 तक देखो 146 देश पार्टी हैं इस कन्वेंशन में और 147 कंट्रीज पार्टी हैं इस 1967 के प्रोटोकॉल में। क्वेश्चन उठता है, क्या इंडिया पार्टी है कन्वेंशन का या फिर प्रोटोकॉल का? आंसर है नो। इंडिया ना तो पार्टी है कन्वेंशन में और ना ही पार्टी है प्रोटोकॉल में। बट देखो एक चीज जरूर है, इंडिया हमेशा से रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करता आया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, चाइना में जब तिब्बतियंस का प्रोसिक्यूशन हुआ था तो बहुत सारे लोग दलाई लामा की लीडरशिप में भारत में आए और भारत में उनको शरण मिली। 1971 का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, किस प्रकार से लाखों बांग्लादेशी इंडिया में आए पाकिस्तानी आर्मी के प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए और वहाँ पे उनको शरण मिली। श्रीलंका से बहुत से तमिलियंस आए जब वहाँ पे सिविल वार स्टार्ट हुआ। इवन अफगानिस्तान से बहुत से लोग इंडिया में हैं अभी फ़िलहाल, ताकि वहाँ के सिविल वार से बचा जा सके। तो इंडिया का इतिहास रहा है, हमेशा से इंडिया ने रिफ्यूजीज़ को प्रोटेक्ट किया है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अगर प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मेडागास्कर, सेंट किट्स और नेविस ये वो देश हैं जो सिर्फ 1951 की कन्वेंशन में पार्टी हैं, प्रोटोकॉल में नहीं है। और कुछ देश जैसे केप वर्डे, यूएस, वेनेजुला ये सिर्फ 1967 के प्रोटोकॉल में पार्टी हैं लेकिन कन्वेंशन में पार्टी नहीं है। इस कन्वेंशन में देखो वैसे ये भी बताया है कि रिफ्यूजीज कौन नहीं हैं, जैसे वो लोग जिन्होंने वार क्राइम्स को कमिट किया है। ऐसा नहीं कि युद्ध चल रहा था, आपने वार क्राइम्स को कमिट किया और बाद में आप दूसरे देश में चले गए डर के मारे और बोलो कि वहाँ पे जाऊँगा तो वापस प्रोसिक्यूशन मेरा हो सकता है। भैया आपने क्राइम किया है, भाग के आप दूसरे देश में आए हो तो आप रिफ्यूजी नहीं हो, आप वार क्रिमिनल हो। ये जो कन्वेंशन है यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन, ये देखो 1948 के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 14 पर बिल्ड की गई है। आर्टिकल 14 में रिकॉग्नाइज किया गया है उन पर्सन्स के राइट्स को जिनका अपने देश में प्रोसिक्यूशन हो सकता है, वो दूसरे देश में जाके असाइलम मांग सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली बेसिक्स की। अब बात करते हैं इशू क्या है। देखो म्यांमार में कू हुआ था, आपको याद है, मतलब वहाँ की मिलिट्री ने सत्ता को हथिया लिया है। उसके बाद रोहिंग्यास पर फिर से अत्याचार स्टार्ट हो गया। ना सिर्फ रोहिंग्यास पर बल्कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स जो मिलिट्री रूल का विरोध कर रहे हैं, काफ़ी ऐसे प्रोटेस्टर्स को मारा गया है, डिटेन किया गया है और डर का माहौल है पूरे म्यांमार में। और म्यांमार की जो मिलिट्री है वो देखो रोहिंग्यास पे अत्याचार इसलिए करती है ताकि म्यांमार में पोलराइजेशन किया जा सके। अगर रोहिंग्यास पे अत्याचार किया जाता है, उनका डर दिखाया जाता है, तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है म्यांमार में बुद्धिस्ट, उनका सपोर्ट हासिल किया जा सकता है, ऐसा लगता है म्यांमार की मिलिट्री को। इसलिए रोहिंग्यास पर फिर से अत्याचार स्टार्ट हो गया है। ऐसी सिचुएशन में म्यांमार के जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मिलिट्री रूल के अगेंस्ट, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ हमारी लड़ाई में आप हमारा सपोर्ट कीजिए। तो देखो म्यांमार के जो पड़ोसी देश हैं जैसे इंडिया, इन पड़ोसी देशों की भी ड्यूटी बनती है कि वो रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इन सब इश्यूज़ के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाएं और म्यांमार के लोगों का साथ दें इन सब इश्यूज़ के ऊपर। इसके बाद क्वेश्चन उठता है, तो फिर आखिरकार इंडिया का स्टैंड क्या है म्यांमार की सिचुएशन पर। देखो एक तरफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में और यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इंडिया ने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी है म्यांमार के लोगों के सपोर्ट में कि रूल ऑफ लॉ का सम्मान होना चाहिए, डेमोक्रेसी का सम्मान होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ
ऐसी खबरें आ रही हैं, सरकार रोहिंग्या रिफ्यूजीज को डिटेन कर रही है और तैयार कर रही है वापस उनको म्यांमार में डिपोर्ट करने के लिए। इवन इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हाल ही में एक ऑर्डर पास किया कि म्यांमार से जो लोग इंडिया में आते हैं वो इलीगल इन्फ्लक्स हैं, मतलब वो इनफिल्ट्रेटर्स हैं, उनको रिफ्यूजी ना कंसीडर किया जाए। वैसे इंडिया ने यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन किया नहीं है, जैसा हमने डिस्कस किया, बट देखो प्रिंसिपल ऑफ रीफॉल्वमेंट जो है क्या है बताइए। अभी हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। प्रिंसिपल ऑफ रीफॉल्वमेंट मतलब कोई पर्सन भाग कर इंडिया में आ गया है किसी दूसरे देश से, एग्जाम्पल है इंडिया का, दूसरे देश से भाग कर इंडिया में आ गया है, वो वापस अपना देश नहीं जाना चाहता क्योंकि उसको डर है वापस जाने पर उस पर ऊपर अत्याचार हो सकता है, तो इंडिया वापस उसको उसके देश में नहीं भेजेगा तो ये प्रिंसिपल ऑफ रीफॉल्वमेंट का उल्लंघन होगा। प्रिंसिपल ऑफ रीफॉल्वमेंट देखो सबको फॉलो करना होता है, किसी ने रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन की भी है या फिर नहीं की है, फर्क नहीं पड़ता। 1951 की रिफ्यूजी कन्वेंशन या फिर 67 का प्रोटोकॉल, दोनों में कोई देश पार्टी है या फिर नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। प्रिंसिपल ऑफ रीफॉल्वमेंट सबको फॉलो करना होता है। तो इंडिया रोहिंग्या रिफ्यूजीज को वापस म्यांमार में भेजता है तो फिर यह प्रिंसिपल ऑफ रीफॉल्वमेंट का उल्लंघन होगा इंडिया की तरफ से। इसके बाद वे फॉरवर्ड में कहा जाता है, देखो इनफ एविडेंस मौजूद है जिससे पता लगता है 2011 के बाद से ही रोहिंग्यास के ऊपर अत्याचार हो रहा है। म्यांमार में एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म फॉर म्यांमार यूएन इस्टेब्लिश्ड बॉडी है, ये म्यांमार में उन क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट भी कर रही है और केस बना रही है। म्यांमार में जो लोग रोहिंग्यास के ऊपर अत्याचार के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके अगेंस्ट, और हाल ही में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म फॉर म्यांमार ने अपील भी की सोल्जर्स से कि आपको अगर इलीगल ऑर्डर मिले हैं तो आप उनकी इंफॉर्मेशन हमें दीजिए ताकि कमांड में हायर पोजीशंस पर जो लोग हैं उनकी जवाबदेही तय की जा सके, उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग केस बनाया जा सके। ऐसी अपील IIMM ने सोल्जर से की, म्यांमार के सोल्जर से। तो इंडिया को शेल्टर देना चाहिए उन इंडिविजुअल्स को जो भागकर इंडिया में आए हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कई सालों से अत्याचार को झेला है, जिनोसाइडल यानी नरसंहार के कैंपेन को झेला है। उन्हें फिलहाल की सिचुएशन में म्यांमार में वापस नहीं भेजना चाहिए क्योंकि वहाँ पे उनको खतरा है। रोहिंग्या से संबंधित तो देखो इंटरनेशनल लीगल प्रोसीडिंग भी चल रही है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। इसके साथ साथ इवन म्यांमार के अगेंस्ट केस चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ये केस फाइल किया गया था गैम्बिया के द्वारा कि म्यांमार ने जिनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। बाद में कनाडा, नीदरलैंड, मालदीव इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया इस केस को। तो ये सारे जो केसेस हैं इंटरनेशनल कोर्ट्स में बताते हैं रोहिंग्यास के अगेंस्ट जो क्राइम हुए हैं म्यांमार में उनकी क्या सीरियसनेस है। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया को रोहिंग्यास को वापस उनके देश में नहीं भेजना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल दिल्ली की गवर्नेंस से संबंधित पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए गए बिल से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो इंडिया में यूके की तरह मोनार्की तो है नहीं, लेकिन इंडिया में प्रेसिडेंट और गवर्नर्स हैं जिनके नाम पे गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, जिनके नाम पर गवर्नमेंट चलती है। संविधान ऐसा बना है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर्स अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है इनके पास में, वो आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ी होगी, लेकिन हम ओवरऑल मीन्स का कंसेप्ट समझ रहे हैं, बारीकियों में नहीं जा रहे हैं कि अपने आप से प्रेसिडेंट और गवर्नर्स कुछ नहीं कर सकते। जो भी काम इनको करना होता है वो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से करना होता है। लेकिन दिल्ली की गवर्नेंस से संबंधित बिल अगर पास हो गया तो फिर दिल्ली में जो LG होंगे वो एक्सेप्शन होंगे, वो बहुत कुछ कर सकेंगे, बहुत कुछ पावर देने वाला है। जो नया बिल अभी पार्लियामेंट में आया है LG को वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। और देखो हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये इंडिया के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और आपको पता है संविधान को अमेंड किया जा सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म देश के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो
संविधान को ऐसे नहीं अमेंड किया जा सकता कि हमारे देश में फेडरलिज्म ही खत्म हो जाए। आर्टिकल फर्स्ट में लिखा हुआ है इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसी से पता लगता है स्टेट्स की अहमियत के बारे में। देखो, जब शुरुआत में संविधान बना था ना, तो विभिन्न स्टेट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट सी एंड पार्ट डी स्टेट्स। देखो, पार्ट सी और पार्ट डी में जो स्टेट्स आते थे, प्रोविजन ये था कि उनको गवर्न किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड चीफ कमिश्नर या फिर एलजी के द्वारा। और दिल्ली देखो उस समय आता था पार्ट सी स्टेट्स में। उस समय दिल्ली की पॉपुलेशन थी 14 लाख। उस समय भी एक डिबेट चली थी। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो क्लासिफिकेशन थी ना विभिन्न स्टेट्स की, ये देखो 1956 तक रही। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया था, तो बाद में फिर स्टेट्स की 2 ही कैटेगरी रह गई, मतलब एक स्टेट्स और दूसरा यूनियन टेरिटरीज। ये 4 जो कैटेगरीज थी ये खत्म कर दी गई 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। अब आते हैं एक बार फिर से दिल्ली की गवर्नेंस से संबंधित टाइमलाइन पर। देखो, ये डिबेट उस समय भी चली थी कि दिल्ली को किसी स्टेट का हिस्सा बनाया जाए या फिर दिल्ली की गवर्नेंस को पूरी तरह से अलग ही रखा जाए। उस समय कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला था कि आप दिल्ली को किसी स्टेट का हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि अगर दिल्ली को किसी स्टेट का हिस्सा बनाया जाता है तो वो स्टेट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है। समझ गए ना? मान लीजिए दिल्ली यूपी का हिस्सा होती या फिर हरियाणा का हिस्सा होती तो वो स्टेट अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो जाता। दूसरा, एक्सपर्ट्स ने यह भी सजेस्ट किया था, क्योंकि देखो दिल्ली नेशनल कैपिटल है, नेशनल कैपिटल के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, ये नेशनल इंटरेस्ट में है। क्योंकि नेशनल कैपिटल में आपको पता है देश विदेश से डिप्लोमेट्स आते हैं, तो दिल्ली की जो गवर्नेंस है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। और देखो, ये भी महसूस किया गया था कि अगर दिल्ली एक फुल स्टेट बन जाता है तो फिर दिल्ली की सरकार और यूनियन गवर्नमेंट के बीच टकराव पैदा हो सकता है अगर दोनों जगह पे गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की हैं। इसलिए दिल्ली को शुरुआत में रखा गया था पार्ट सी स्टेट में। उस समय पॉपुलेशन थी सिर्फ 14 लाख। 1951 में इसके बाद क्या होता है, दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली इस्टेब्लिश की जाती है और इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का प्रोविजन किया जाता है। चौधरी ब्रह्म प्रकाश पहले मुख्यमंत्री बने दिल्ली के 1952 में। लेकिन देखो, जैसा टकराव आज के समय में देखने को मिलता है ना आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट और एनडीए की गवर्नमेंट के बीच, उसी प्रकार का टकराव देखने को मिला 1951 से लेकर 1956 के बीच। एक तरफ थे उस समय दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश, दूसरी तरफ यूनियन होम मिनिस्टर गोविंद वल्लभ पंत या फिर जो उस समय दिल्ली के चीफ कमिश्नर थे। बहुत टकराव होता था, बहुत तू मैं मैम। इसके बाद 1955 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने इस्तीफा दे दिया, मुझे नहीं बनना मुख्यमंत्री, मैं इस्तीफा देता हूं। और 1956 में तो आपको पता ही है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया था, तो फिर दिल्ली जो था वो यूटी बन गया और वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोविजन खत्म कर दिया गया, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का प्रोविजन भी खत्म कर दिया गया। दिल्ली को 1956 के बाद एडमिनिस्टर किया जाने लगा प्रेसिडेंट के द्वारा, अपने द्वारा अपॉइंट किए गए एक एडमिनिस्ट्रेटर की सहायता से। इस चीज का हालांकि देखो पार्लियामेंट में उस समय काफी विरोध भी हुआ था, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट पे कुछ असर नहीं हुआ और दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोविजन खत्म कर दिया गया। लेकिन देखो 1956 से लेके 1966 के बीच दिल्ली में बहुत से लीडर्स ने आवाज उठाई कि भैया थोड़ा तो आप मौका दो हमें रिप्रेजेंटेशन का। टोटली पूरी तरह से प्रेसिडेंट के द्वारा जो अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो दिल्ली को गवर्न करेंगे, ये सही नहीं है, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती जा रही थी। तो सरकार ने सोचा कि हाँ, थोड़ा बहुत दिल्ली के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है। तो 1966 में एक एक्ट आया, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1966। इसमें मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का निर्माण किया गया था और प्रोविजन यह किया गया था मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में 56 इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। इससे लोगों को थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। काफ़ी सालों तक ये प्रोविजन चलता रहा और दिल्ली के लीडर्स ने मांग उठाती रही कि हमें फुल स्टेटहुड आप दे दीजिए। इसी मांग को देखते हुए 1987 में एक कमेटी गठित की गई थी, बालकृष्ण कमेटी। इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन सौंपी 1989 में। कमेटी ने यह रिकमेंड किया था कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड ना दिया जाए, यूनियन टेरिटरी ही माना जाए,
लेकिन दिल्ली में आप प्रोविजन कर दो लेजिस्लेटिव असेंबली का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को मान लिया गया। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी GNCT एक्ट 1991 पास हुए। तो इसके बाद दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रोविजन किया गया। मतलब ठीक वैसी ही व्यवस्था आ गई जैसा 1951 से लेके 1955 के बीच थी। उस समय याद कीजिए, चौधरी ब्रह्मप्रकाश मुख्यमंत्री थे और गोविंद बल्लभ पंत होम मिनिस्टर थे। आपस में टकराव होता था। ठीक वैसा ही टकराव आज के समय में होता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के बीच। मतलब इनडायरेक्टली टकराव होता है, डायरेक्टली नहीं ऐसा। इसके बाद देखो आर्टिकल में यह भी बोला जाता है, वैसे तो देखो 1991 से लेके अभी तक 2021 तक शीला दीक्षित 15 साल तक मुख्यमंत्री रही और शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी तब यूनियन गवर्नमेंट एक समय में एनडीए की भी थी। तो उस समय देखो इतना टकराव नहीं देखने को मिला था। उसका रीज़न ये है कि एक पार्टी के पास बहुमत नहीं था एनडीए में, तो फिर इतना टकराव नहीं हो रहा था। आज के समय में देखो दोनों जगह, दिल्ली में भी और यूनियन गवर्नमेंट में भी, जैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और मोदी प्रधानमंत्री हैं। दोनों आप कह सकते हो पर्सनैलिटी ड्रिवन गवर्नमेंट है। मतलब पर्सनैलिटी के नाम पे वोट हासिल हुए हैं आम आदमी पार्टी को भी और केंद्र में बीजेपी को भी। तो इसलिए दोनों की जो पर्सनैलिटी है वो इस प्रकार की है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज आप कह सकते हो। इसीलिए टकराव जो है अभी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद बिल से संबंधित इश्यूज़ की बात की जाती है। वैसे बिल से संबंधित इश्यूज़ तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं 20 मार्च के डिस्कशन में। यही 2-3 बातें बोली जाती हैं, जैसे इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली में जो चुनी हुई सरकार है वो तो सिर्फ सरकार का एक ऑर्गन बन के रह जाएगी और सबसे मजबूत जो पद होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड एलजी का होगा। जैसे देखो वायसराय की पोजीशन हुआ करती थी, ठीक वैसी ही पोजीशन हो जाएगी एलजी की। दिल्ली में जो चुनी हुई सरकार है वो कुछ नहीं कर सकेगी अगर एलजी से उनको परमिशन नहीं मिलती है। गवर्नमेंट का मतलब ही एलजी होगा अगर कोई कानून बनाया जाता है दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बिल के पास हो जाने के बाद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एलजी से परमिशन लेनी होगी सभी मामलों पर, चाहे वो स्पेसिफाइड ऑर्डर से या फिर जनरल ऑर्डर से। और देखो ये डेमोक्रेसी के लिए कतई सही नहीं है। दिल्ली की जो पॉपुलेशन है अभी फिलहाल वो 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ जनता को गवर्न किया जाएगा एक सेंट्रली अपॉइंटेड एलजी के द्वारा। ये डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ के अगेंस्ट हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया दिल्ली की गवर्नेंस से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल इंडिया यूएसए रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो हम शामिल करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। कंटेक्स्ट देखो ये है, यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर भारत की यात्रा पर आए। जापान और साउथ कोरिया के बाद वो भारत की यात्रा पर आए, तो इससे पता लगता है कि अभी फ़िलहाल इंडिया की इम्पोर्टेंस क्या है यूएसए के लिए। उनकी विजिट से ये भी पता लगता है कि यूएसए का अभी फोकस है इंडो पैसिफिक रीजन पर। और भारत से जाने के बाद वो काबुल में भी गए और इससे ये भी पता लगता है कि अफ़गानिस्तान की प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सोल्व करने के लिए यूएसए कोशिश कर रहा है। देखो जो दोहा पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था ना पिछले साल फरवरी में, जिसमें यह तय हुआ था कि 1 मई से पहले यूएसए अपने सारे सैनिक अफगानिस्तान की धरती से ले जाएगा, बदले में तालिबान अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो 1 मई की गाइडलाइन तो आने ही वाली है, डेडलाइन। तो क्या अब बाइडेन प्रशासन इस डेडलाइन को फॉलो करेगा, चाहे अफगानिस्तान में अफगान सरकार और तालिबान के बीच किसी प्रकार की सहमति बने या ना बने? क्या यूएसए 1 मई से पहले अपने सैनिक ले जाएगा या फिर करंट सिचुएशन को देखते हुए यूएसए फिर से अपनी पोजीशन को रिव्यू करेगा? देखने वाली बात होगी। अभी 2-3 महीने पड़े हैं, देखते हैं अफगानिस्तान में क्या होता है। देखो अभी यूएसए के जो डिफेंस मिनिस्टर इंडिया की यात्रा पर आए तो काफ़ी सारे इश्यूज़ पर चर्चा हुई इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी, और उनकी मुलाकात हुई इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी। बायलेटरल फ्रंट पे अगर बात करें तो डिस्कशन हुई कैसे इंडिया की यूएसए के साथ जो डिफेंस रिलेशनशिप है उसे और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। देखो 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट इंडिया यूएसए के साथ साइन कर चुका है, लिमुआ, कोमकासा और बेका। इसके साथ साथ
डिफेंस के दूसरे एरियाज में भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कोऑपरेशन यूएसए का इंडिया के साथ लगातार इंक्रीज हो रहा है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की बात करें, हाल ही में क्वाड का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। पता लगता है यूएसए कितना फोकस कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन पर। अभी फिर से डिफेंस मिनिस्टर के साथ जब बातचीत हुई तो यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया का जो रिजोल्व है इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव बनाया जाए। यूएसए भी इंडिया के इस विजन का समर्थन करता है। इसके अलावा देखो, यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर की इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर के साथ अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। अफगानिस्तान के इशू पर देखो इंडिया के कुछ कंसर्न्स हैं। इंडिया ये चाहता है कि यूएसए अफगान पीस प्रोसेस को लेकर आगे तभी बढ़े। कम से कम आप तालिबान को इस बात पे तो राजी कीजिए कि भैया जब तक बातचीत हो रही है आप सीज फायर कीजिए, वायलेंस तब तक तो आप कम से कम मत स्प्रेड कीजिए। लेकिन यूएसए की सरकार तालिबान को सीज फायर के लिए राजी नहीं कर सकी है, इतना वो प्रेशराइज तालिबान को नहीं कर सकी है। दूसरा, पाकिस्तान के रोल को लेकर भी इंडिया के कंसर्न्स हैं। इंडिया का मानना है कि पाकिस्तान सभी बीमारियों की जड़ है अफगानिस्तान में, क्योंकि तालिबान के जो मिलिटेंट्स हैं वो पाकिस्तान से हथियार प्राप्त करते हैं, पाकिस्तान से ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, और पाकिस्तान की वजह से ही तालिबान को अभी तक युद्ध में नहीं हराया जा सका है। और पाकिस्तान को आप इंपॉर्टेंट रोल दे रहे हो अफगान पीस प्रोसेस में, इंडिया के इससे भी कंसर्न्स हैं। लेकिन अभी तक देखो यूएसए ने इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया है। बट इंडिया के लिए जरूरी था कि इंडिया अपने कंसर्न्स जो हैं वो यूएसए की सरकार को बताए। इसके बाद बात आती है काटसा एग्रीमेंट से संबंधित। काटसा एग्रीमेंट के बारे में आप जानते हो, इस एक्ट में प्रोविजन ये है, अगर यूएसए की एनिमी कंट्रीज फॉर एग्जांपल रशिया से कोई देश हथियार परचेज करता है तो उस देश के खिलाफ सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं यूएसए के द्वारा। अब देखो इंडिया रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम परचेज कर रहा है, तो दुनिया भर के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स की राय ये है कि क्या यूएसए इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा इस एक्ट के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर से भी पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक बार इंडिया S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी ले लेता है तो उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं या फिर ना लगाए जाएं। मतलब अभी के लिए उन्होंने ये इशू टाल दिया। इसके बाद लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, देखो यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर ने चाइना की तरफ कोई रेफरेंस नहीं दिया। मतलब ऑफिशियल्स ने ये बताया कि यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर ने इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत में चाइना के ऊपर डिस्कशन हुई, लेकिन बाद में जब उन्होंने स्टेटमेंट दी तो उसमें चाइना का डायरेक्ट रेफरेंस नहीं था, ना ही LAC पर इंडिया और चाइना के बीच जो विवाद है उसका रेफरेंस था। जबकि जब वो जापान और साउथ कोरिया में गए तब डायरेक्टली स्टेटमेंट्स में उन्होंने चाइना की तरफ रेफरेंस दिया। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न देखो ये है, इंडिया चाइना के साथ अपने डिस्प्यूट को बायलैटरल डिस्प्यूट मानता है और थर्ड पार्टी मीडिएशन का विरोध करता है। तो फिर ये अच्छी बात है कि यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर ने इंडिया के कंसर्न्स को ध्यान में रखा और डायरेक्ट रेफरेंस नहीं दी चाइना की जब उन्होंने स्टेटमेंट जारी की। देखो अब जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच थोड़ी थोड़ी पीस आ रही है ना, जैसा आपने देखा कि LOC पर सीज फायर एग्रीमेंट को रिवाइव किया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कोरोना हुआ तो इंडिया के प्रधानमंत्री ने बेस्ट विशेस उनको दी हैं जल्द रिकवरी के लिए। तो ये जो पीस आई है ना थोड़ी सी इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, इसको ब्रोकर करवाया गया है UAE के द्वारा। UAE दोनों देशों के बीच में मीडिएशन करवा रहा है पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन इंडिया की सरकार इसे कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया हमेशा से कहता है कि पाकिस्तान के साथ जो डिस्प्यूट है वो बायलैटरल डिस्प्यूट है और थर्ड पार्टी मीडिएशन को इंडिया स्वीकार नहीं करता है। ट्रंप ने, आपको याद होगा, काफ़ी बार मीडिएशन का न्योता दिया था कि हम मीडिएट करवाएंगे, लेकिन इंडिया ने हमेशा उस मीडिएशन का विरोध किया है। मतलब बैक चैनल से आप बोलोगे, चोरी छुपे आप कहोगे कि हाँ मीडिएट करवाते हैं तो इंडिया हाँ भर देगा, लेकिन सबके सामने आके बोलोगे कि चलो खुलेआम मैं मीडिएट करवाता हूं तो इंडिया कभी स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि जो पब्लिक स्टैंड है इंडिया का वो ये है कि हम मीडिएशन स्वीकार नहीं करते। अब पीछे से आप कुछ भी करो इंडिया स्वीकार करता है। तो देखो आपको भी पता है जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई थी तो यूएसए ने मीडिएशन करवाया था और हमारा जो पायलट है वो वापस हमारे देश में आ गया था, लेकिन पब्लिकली इंडिया उसे स्वीकार नहीं करेगा कभी भी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ऑस्ट्रेलिया के यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर के इंडिया विजिट से संबंधित। आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।